हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अपने घर में बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। और मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप लोग कम से कम 6 से 7 घंटे पढ़ाई करिए, तभी किसी चीज़ को आप अच्छे से समझ सकते हैं। जैसा कि मैंने व्हाट्सएप चैटिंग में भी हमने आपको बताया कि कम से कम किसी स्टूडेंट ने, कोई स्टूडेंट पूछ रहा था सर समझ में नहीं आ रहा है कैसे पढ़ाई करें, 15 मिनट पढ़ते हैं 20 मिनट पढ़ते हैं। तो आप बताइए, आप सोचिए खुद कि क्या आप 15 मिनट या 20 मिनट पढ़ाई करके आपको लगता है कि फिजिक्स या कोई भी सब्जेक्ट, आप इवन नॉट फिजिक्स, कोई भी सब्जेक्ट के आप समझ सकते हैं क्या? तो मुझे तो लगता है कि 15 मिनट में आप कोई चीज़ पढ़ाई नहीं कर सकते, कोई चीज़ समझ नहीं सकते हैं। तो मैंने ये लेक्चर मैं आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने मेरे लास्ट 2 वीडियो लेक्चर मैंने आप लोगों को मैसेज किया, आपको भेजा है, अपलोड किया है व्हाट्सएप ग्रुप में। जिसमें पहला मैंने वीडियो लेक्चर अपलोड किया था डायलेक्ट्रिक्स, तो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डायलेक्ट्रिक्स हमने डिस्कस किया था। जिसमें हमने आपको डिस्कशन किया था, हमने शुरुआत किया था बेसिक प्रॉपर्टी फ्रॉम द डायलेक्ट्रिक्स। तो हमने डिफाइन किया था डायलेक्ट्रिक क्या होता है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ डायलेक्ट्रिक फिर हमने डिफाइन किया था, जैसे पोलर डायलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक। फिर हमने एक डाइपोल मोमेंट्स डिफाइन किया था, दैट वाज बेसिकली वी नो दैट इन एनी डायलेक्ट्रिक मटेरियल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे या तो इंड्यूस्ड डाइपोल क्रिएट होते हैं, या तो जो भी अगर पोलर डायलेक्ट्रिक है तो उसमें क्या होते हैं, जितने भी डाइपोल मोमेंट्स होते हैं वो पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होते हैं। तो इस तरीके से तो हमने आपको कुछ इसका मतलब कि वो फिनोमेना पोलराइजेशन कहलाता है। तो तो it means that polarization are the alignment of electric dipoles that basically depend upon the directly proportional to the electric field। तो हमने डाइपोल मोमेंट्स P डिफाइन किया था अल्फा इंटू ई, तो वहाँ पे ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड, अल्फा जो है पोलराइजेबिलिटी है। फिर हमने पोलर डायलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक डिफाइन किया था। हमने एग्जैक्टली एग्जांपल बताया था कि पोलर डायलेक्ट्रिक्स जिसमें मतलब ऑलरेडी डाइपोल मोमेंट्स रेंडमली ओरिएंटेड होते हैं, और नॉन पोलर में जिसमें बेसिकली इलेक्ट्रिक डाइपोल होते नहीं हैं, बट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो इंड्यूस्ड डाइपोल क्रिएट होते हैं। तो जैसे हमने एग्जांपल दिया था नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक का, जैसे अगर वाटर देखें तो वाटर जो है डायलेक्ट्रिक मटेरियल है, बट दैट इज नॉन पोलर। बट अगर वाटर में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि दिस वाटर मोलिक्यूल्स गेट आयनाइज्ड। 1 मिनट। So water molecule get ionized, so that is why water will behave like a conductor. Similarly कार्बन डाइऑक्साइड, तो पोलर मोलिक्यूल में जैसे हमने कुछ एग्जांपल दिए थे कि पोलर मोलिक्यूल्स के, तो लेटर से हमने HCl का एग्जांपल दिया था, और सॉरी दैट वाज हाइड्रोजन, नॉन पोलर हाइड्रोजन, सॉरी, एंड पोलर में हाइड्रोजन H2O, दैट इज वाटर। तो वाटर इज एक्चुअली बेसिकली पोलर मोलिक्यूल्स, इफ यू अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली दे बिहेव लाइक ए कंडक्टर। तो फिर हमने नॉन पोलर और पोलर को कुछ और हमने डिफाइन किया था, कुछ प्रॉपर्टी। फिर हमने पोलराइजेशन एक जनरल पैरामीटर डिफाइन किया था कि पोलराइजेशन, जैसे कि अगर कोई पोलर डायलेक्ट्रिक्स है, अगर उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जितने भी डाइपोल मोमेंट्स होते हैं दे गेट अलाइन इनटू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दैट इज नोन एज द पोलराइजेशन। तो फिर पोलराइजेशन को डिफाइन करने के लिए बेसिकली हमने एक वेक्टर डिफाइन किया, कैपिटल पी वेक्टर, कैपिटल पी, सो दैट इज बेसिकली डाइपोल मोमेंट्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो किसी वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम में डाइपोल मोमेंट्स कितना होगा वो अगर हम लोग डिफाइन करें तो दैट इज नोन एज द पोलराइजेशन। तो हमने यहाँ पे ये डिफाइन किया है पोलराइजेशन, दिस क्वांटिटी दैट इज बेसिकली पोलराइजेशन। सो फिर हमने डिफाइन किया, फिर हमने ये पोलराइजेशन और हमने डिफाइन किया और इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट्स डिफाइन किया। फिर हमने आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स 2-3 पेज नंबर 5 पे हमने एक समझाने की कोशिश किया। फिर एक दूसरा हमने न्यूमेरिकल समझाने की कोशिश की, आपको दिया, पेज नंबर 6 पे है, इसको हमने सॉल्व किया। फिर एक हमने और तीसरा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लिया, दिस प्रॉब्लम इज फ्रॉम ग्रिफिथ, पेज नंबर 7 पे, इसका हमने सोल्यूशन दिया। तो हम इन सभी प्रॉब्लम में हमें बेसिकली पोलराइजेबिलिटी फाइंड आउट करना था या फोर्स फाइंड आउट करना था। तो हम लोग ये बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि वही मटेरियल मतलब डायलेक्ट्रिक कहलाते हैं। मतलब कोई भी इंसुलेटर हो वो डायलेक्ट्रिक हो सकता है, बट वही इंसुलेटर डायलेक्ट्रिक कहलाएंगे जिसमें एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। अगर एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है तो वो डायलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं कहलाएगा। तो इसी कंटिन्यूएशन में आज हम लोग शुरू करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू ए पोलराइज्ड ऑब्जेक्ट। तो ऐसे बहुत सारे चीज़, मान लीजिए अभी हमने जो डिफाइन किया, आपको पोलर और नॉन पोलर मोलिक्यूल्स की बात किया, एटम्स की बात किया। अब मान लेते हैं कि कोई हमारे पास एक
डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है। ये डाइलेक्ट्रिक में ये हमने यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक बनाया, एक जनरल ऑब्जेक्ट बनाया है, कोई क्लोज वॉल्यूम है। अगर ये क्लोज वॉल्यूम है और डाइलेक्ट्रिक है, इसमें बहुत सारा, अगर वी डोंट नो, हमें इसके बारे में पता नहीं है कि ये पोलर डाइलेक्ट्रिक है या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है, मटेरियल है, तो इसमें ऑब्वियसली बहुत सारे नंबर ऑफ डाइपोल मोमेंट्स हो सकते हैं जो कि रेंडमली ओरिएंटेड हो सकते हैं, या अगर नॉन पोलर है तो बहुत सारे इंड्यूस्ड डाइपोल क्रिएट हो सकते हैं अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग अप्लाई करते हैं तो अगर ऐसा ऑब्जेक्ट है तो इसमें अगर हम लोग पोटेंशियल कैलकुलेट करें तो इस ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल कैसा दिखेगा वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये टॉपिक है, वही है पोटेंशियल ड्यू टू पोलराइज्ड ऑब्जेक्ट। तो हमने यहाँ पे लिखा है एक पोलराइज्ड ऑब्जेक्ट कंसीडर किया है। सपोज वी हैव ए पीस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल विच इज पोलराइज्ड, तो दैट इज एन ऑब्जेक्ट कंटेनिंग लॉट ऑफ माइक्रोस्कोपिक डाइपोल लाइंड अप, मतलब वो किसी डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, एंड दिस मीन्स दैट मटेरियल हैव ए लार्ज नंबर ऑफ डाइपोल। अब जब अगर ये मटेरियल लार्ज नंबर ऑफ डाइपोल है तो हम लोगों ने इसके पहले हमने एक हैंड रिटन नोट्स भेजा था जिसमें हम लोगों ने कैलकुलेट किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल जो है एक डाइपोल के कारण कितना हो सकता है, वो हम लोग कैलकुलेट किए थे। तो हम लोग वो आइडिया, वो कंसेप्ट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल, दैट कैन बी अप्लाइड इन दिस केस, इन दिस डाइलेक्ट्रिक्स। तो इसके लिए यहाँ पे क्या है, हियर वी हैव ए लार्ज नंबर ऑफ डाइपोल, तो विल कंसीडर, लेट अस वन डाइपोल अगर कंसीडर करें और एक आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है जहां पर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है बिकॉज ऑफ दिस डाइपोल्स, तो हम लोग लिख सकते हैं पोटेंशियल। तो पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल पीस ऑफ डाइपोल, दैट इज बेसिकली अगर लिखा जाए एक अगर डाइपोल है तो दैट इज वी आर इज इक्वल टू 1/4πε0 p cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, वेयर p इज द डाइपोल मोमेंट्स। नाउ अब अगर इसमें हम बात, इसको हम और अगर सिंप्लीफाई करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वी आर इज इक्वल टू 1/4πε0 आर यूनिट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ p vector, so that is p vector means that is a dipole moments vector, dipole vector, and r unit vector, that is a unit vector along the position r vector and r square. So actually this formula and above formula both are same. We can, unit vector means 1, so we can write p cos theta, in place of p cos theta we can write r unit vector dot p vector, so that is same. I have written here where p, small p is basically dipole moment. Now we'll define another quantity, that is basically I have defined in my previous video, that is capital P. So that is polarization vector. So we know that here in this case we are calculating a potential for a big object. Okay, in this big object we have large number of tiny dipole. Remember, in previous case we were having only a this formula what we have written, that was for single dipole, but in this case this object whatever I have chosen, this object, so this object has basically large number of tiny dipole. Okay, so it means if we are able to, if we know the volume of the object, then we can define the polarization. So we can define polar, because this, if we know the, if it is dielectric material, so we know the volume, so we can write polarization vector capital P, that is equal to small p vector upon volume of the object. Let us say volume of the object is, that is d tau, small infinitesimal volume we have chosen in this given dielectric material, so that is p vector upon d tau prime. Remember here I have taken d tau prime because here this tau prime is basically, yeah, this object is basically function of x prime, y prime, z prime, and the position vector, position where we are calculating the potential, that is basically function of x, y, z. I have actually earlier I have discussed in our class also. That is why this d tau prime I have written. So we can find out the dipole moment p, small p vector, that is equal to capital B vector into d tau prime vector, d tau. So we can write potential due to होल पोलराइज ऑब्जेक्ट। अगर लिखा जाए हम लोग पोटेंशियल, अब पूरे मटेरियल के लिए अगर पोटेंशियल अगर हम लिखें, जैसा कि हमने यहाँ पे दिखाया है, अगर ये पूरे ऑब्जेक्ट के लिए पोटेंशियल अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा, जस्ट वी हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ स्मॉल p इनटू द अबव फार्मूला, सो दैट विल बी बेसिकली इक्वल टू कैपिटल V R इक्वल टू 1/4πε0 obviously. So we are writing for whole object, so we have to integrate. So that we have taken infinitesimal volume, so we have to integrate to the whole volume. So that is why volume integral V R unit vector dot स्मॉल p in place of small p. अब यहाँ पे जो स्मॉल p वेक्टर था उसकी जब हमने लिख दिया कैपिटल P, तो यहाँ क्या हो जाएगा R डॉट R यूनिट वेक्टर डॉट कैपिटल P R प्राइम वेक्टर R प्राइम, that is d tau prime upon R square. Remember p
P जो वेक्टर है हमने लिखा है R प्राइम, दैट मीन्स P पोलराइजेशन वेक्टर इज बेसिकली फंक्शन ऑफ x प्राइम y प्राइम z प्राइम, रिमेंबर, एंड d टाउ इज आल्सो फंक्शन ऑफ x प्राइम y प्राइम z प्राइम। इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट आई वांटेड टू से, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि ये जो ऑब्जेक्ट में जो क्वांटिटी है यहाँ पे ये जो है x प्राइम y प्राइम z प्राइम के फंक्शन है, और यहाँ पे जो जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं इस पॉइंट पे पोटेंशियल जहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं ये जो है x प्राइम y प्राइम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ओरिजिन कहीं और है, हमने यहाँ पे दिखाया नहीं है इस फार्मूला इस डायग्राम में, तो वहाँ के रिस्पेक्ट में वो r है, ठीक है। तो नाउ तो अब अगर हम लोग एक नया क्वांटिटी डिफाइन करेंगे वेक्टर कैलकुलस से कि डेल प्राइम, डेल मीन्स दैट इज डेल ऑपरेटर, तो डेल प्राइम ऑपरेटर 1/r, वेयर 1/r इज ए स्केलर, वेयर 1/r इज ए स्केलर। अगर इस स्केलर का अगर हम ग्रेडियंट लें तो क्या हो जाएगा, अगर इसका किसी भी एक स्केलर का अगर आप ग्रेडियंट लेंगे तो दैट इज 1/r है, तो क्या मिलेगा, दैट इज r यूनिट वेक्टर अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो है 1/r स्क्वायर है, r यूनिट वेक्टर अपॉन r स्क्वायर क्वांटिटी दिख रहा है ऊपर वाले पोटेंशियल वाले में, तो हम लोग उसको हम लोग स्केलर के ग्रेडियंट के टर्म में लिख सकते हैं। तो अगर लिखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो हमने लिखा है सो VR इज इक्वल टू 1/4πε0 वॉल्यूम इंटीग्रल P कैपिटल P दैट इज फंक्शन ऑफ r प्राइम मीडियम ब्रैकेट दैट इज ग्रेडियंट ऑफ डेल ऑपरेटर, डेल प्राइम ऑपरेटर अपॉन 1/r medium bracket closed. तो here del is the basically del is the function of prime, that means यहाँ पे हम लोग अगर डेल को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, डेल ओवर डेल एक्स प्राइम प्लस डेल ओवर डेल वाई प्राइम प्लस डेल ओवर डेल जेड प्राइम, ये इस तरीके से लिखा जाएगा, मतलब वो एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम का है। और आर जो है वो एक्स प्राइम वाई प्राइम का नहीं है, आर इज बेसिकली फंक्शन ऑफ एक्स माइनस प्राइम वाई माइनस प्राइम जेड माइनस प्राइम, ठीक है। देन अगर इसको हम लोग फाइंड आउट करें लेटर से पोटेंशियल, तो हम लोग तो अब अगर यहाँ पे देखें तो हम लोगों ने ये क्वांटिटी फाइंड आउट किया है। अब इसको और सिंप्लीफाई करें तो हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करें तो हम लोग वेक्टर आइडेंटिटी यूज करेंगे। वेक्टर आइडेंटिटी क्या है, तो वेक्टर आइडेंटिटी ये है कि अगर हमारे पास लेटर से कोई ये एक स्केलर है और एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर उसका हम लोग डाइवर्जेंस लें, बिकॉज अगर वेक्टर है तो डाइवर्जेंस ले सकते हैं, स्केलर है तो उस पर ग्रेडियंट जाएगा, तो डाइवर्जेंस ऑफ ए स्केलर ए वेक्टर एंड ए स्केलर दैट कैन बी रिटन एज ए डेल डॉट ए वेक्टर फाई इज इक्वल टू फाई डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर ग्रेडियंट ऑफ फाई, तो वेयर ए इज ए वेक्टर एंड फाई इज ए स्केलर। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू डेल ऑपरेटर दैट इज फाई दैट इज ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फाई माइनस, जस्ट हमने क्या किया कि ये वाला जो क्वांटिटी था ऊपर वाले इक्वेशन में, ये वाली जो क्वांटिटी थी, ये वाली क्वांटिटी, इस क्वांटिटी को हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया, ठीक, ओके, लेफ्ट हैंड साइड में हमने यहाँ पे लिख दिया। जब यहाँ पे लिखा तो ये वाली क्वांटिटी एग्जैक्टली ये मिल जाएगी, ये इक्वेशन हमें मिल जाएगा। अगर हम पीछे जाएं, ठीक है, फिर हम एक और क्वांटिटी डिफाइन करेंगे। तो अगर हम कंपेयर करें पीछे क्वेश्चन से अपने, तो हमारा पीछे क्वेश्चन क्या था, हमारे पीछे क्वेश्चन ये था पोलराइजेशन वेक्टर P ब्रैकेट में है डेल प्राइम 1/r। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है कि इसका मतलब जो ए वेक्टर है, ये अगर ये वाला इक्वेशन देखें तो ये इक्वेशन जो है दिस इक्वेशन इज बेसिकली एग्जैक्टली दिस इक्वेशन, ये वाला क्वांटिटी, ये जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को हम लोग जो एग्जैक्टली लिख सकते हैं इसकी तरह। तो जहाँ पे ए वेक्टर है वो पोलराइजेशन वेक्टर P है, जहाँ पे डेल ऑपरेटर है, यहाँ पे जो डेल ऑपरेटर है वो डेल प्राइम ऑपरेटर वहाँ पे है, और यहाँ पे जो फाई है वहाँ पे यहाँ पे जो फाई है जैसे स्केलर यहाँ वहाँ पे उस इक्वेशन में 1/r है, ओके। तो हम लोग लिख सकते हैं P वेक्टर विच इज फंक्शन ऑफ r प्राइम डेल प्राइम 1/r, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर इसको जस्ट सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, सो दैट विल बी बेसिकली दिस वन, तो हमें ये मिल जाएगा। सो दिस इक्वेशन ये हमने जो यहाँ पे लिखा है तो ये इक्वेशन हमें मिल जाएगा। सो दैट इज डेल प्राइम डॉट पोलराइजेशन वेक्टर P अपॉन r दैट इज स्केलर माइनस 1/r विच इज स्केलर दैट इज ब्रैकेट में डेल प्राइम डॉट P पोलराइजेशन वेक्टर P फंक्शन विच इज फंक्शन ऑफ r प्राइम। तो हम पोटेंशियल लिख सकते हैं VR इज इक्वल टू 1/4 जस्ट इसकी वैल्यू हमने इस क्वांटिटी की वैल्यू P वेक्टर स्मॉल ब्रैकेट मीडियम ब्रैकेट डेल प्राइम 1/r की वैल्यू, ये इक्वेशन को हमने पुराने इक्वेशन पोटेंशियल वाले इक्वेशन में इस पीछे इक्वेशन में हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, ओके। तो पीछे इक्वेशन मतलब ये वाले इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये जो नीचे सबसे इक्वेशन है तो दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में हमने उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, ओके। जब सब्स्टिट्यूट करेंगे
तो हमारा ये इक्वेशन मिल जाएगा, तब हमारा देन अवर इक्वेशन बिकम्स दैट इज बेसिकली सॉरी, सो दैट विल दिस इक्वेशन विल गेट, तो ये हमें इक्वेशन मिल जाएगा दैट इज वी आर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो डेल प्राइम दैट इज पोलराइजेशन वेक्टर पी विच इज फंक्शन ऑफ आर प्राइम अपॉन आर डी टाउ प्राइम माइनस अगेन वॉल्यूम दैट इज अगेन वॉल्यूम इंटीग्रल 1/r दैट इज डेल प्राइम डॉट पी आर प्राइम दैट इज डी टाउ प्राइम। ओके, अब अगर यहाँ पे देखें तो जो हमारा राइट हैंड साइड में जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड में देखें तो एक हमारा पे डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी दिख रहा है। ठीक है, तो हमारा पर डाइवर्जेंस थ्योरम हमें पता है कि अगर किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का अगर डाइवर्जेंस ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको हम लोग सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये लिखा है दिस डाइवर्जेंस थ्योरम, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम चेंज करें तो हमारा जो राइट हैंड साइड में इक्वेशन है, तो इसका मतलब जो वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ डेल प्राइम अप डॉट पी वेक्टर अपॉन आर इंटू डी टाउ प्राइम है, सॉरी ये डी टाउ प्राइम है, सॉरी यहाँ पे हमने ये टाउ प्राइम है, डी टाउ प्राइम है, तो ये भूल गया हूँ, तो डी टाउ प्राइम है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सरफेस इंटीग्रल पी वेक्टर विच इज फंक्शन ऑफ आर प्राइम डिवाइडेड बाई आर एंड डॉट प्रोडक्ट दैट इज एरिया वेक्टर दैट इज डी ए वेक्टर प्राइम। तो ऑब्वियसली एरिया वेक्टर विल बी फंक्शन ऑफ आर प्राइम। तो अगर इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर वी आर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 दैट इज सरफेस इंटीग्रल 1/r पी वेक्टर आर प्राइम डॉट डी ए माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 वॉल्यूम इंटीग्रल 1/r दैट इज डेल ऑपरेटर डॉट पी वेक्टर डी टाउ प्राइम। Now this is very important equation. This equation is very important. We will define two new quantity. So I'm again giving a new concept. Okay. So I will first define first quantity that is basically known as the surface bound charge density. That is sigma b. Sigma means surface density we know. B means bound. So surface bound charge density first quantity will define. So that quantity is defined as that is the polarization vector p with dot product of normal vector n cap. तो p वेक्टर डॉट n कैप वेक्टर इज बेसिकली नोन एज द सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी। Similarly, I will define another quantity. So here I have defined I have written very important. I have written important करके मैंने लिखा हुआ है। I will again define another quantity that is known as the rho b. So rho means again we know that is volume charge density and b means bound. तो volume bound charge density that will be defined as a minus divergence of p vector that is del dot p vector that is polarization vector. Okay, I hope you are getting, मैं जो बताना चाह रहा हूँ आप लोग शायद समझ रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम ऊपर वाले इक्वेशन में जाएं, इस इक्वेशन में हमने अब p डॉट n कैप वेक्टर डिफाइन किया था। यहाँ पे हमारे पास एरिया का वेक्टर है, एरिया का वेक्टर हमेशा एरिया नॉर्मल वेक्टर, इसका जो एरिया का वेक्टर होता है हमेशा सरफेस के नॉर्मल रहेगा, तो हम इसको n वेक्टर लिख सकते हैं। इसका मतलब जो पोलराइजेशन वेक्टर है, ये वाला जो क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को हम लोग क्या कर सकते हैं कि लिख सकते हैं p डॉट n कैप की तरह लिख सकते हैं, या इसको हम लोग लिख सकते हैं ये p डॉट n कैप की तरह लिख सकते हैं, जिसको हम लोग सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी के टर्म में लिख सकते हैं। ओके, तो इसलिए हमने लिखा है v r इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 सरफेस इंटीग्रल दैट इज सिग्मा b। तो यहाँ पे जो हमने जो गोल इसमें सर्कल में किया है p वेक्टर डॉट डी ए, तो डी ए का एन कैप और पी वेक्टर का पी डॉट एन कैप वेक्टर को हमने सिग्मा भी लिख दिया, और ये जो डॉट प्रोडक्ट हट गया, तब ये स्केलर हो गया डी ए प्राइम, अब सिग्मा बी अपॉन आर डी ए प्राइम ये हो गया, प्लस फिर हमने यहाँ पे डिफाइन किया दूसरा दैट इज माइनस डेल डॉट पी डिफाइन किया है। ओके, तो अब ये माइनस वहाँ पे है, इस इक्वेशन में अगर जाएंगे तो इस वाले इक्वेशन में, तो इसमें अगर जाएंगे तो यहाँ पे माइनस है, तो माइनस साइन एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे ये प्लस हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 वॉल्यूम इंटीग्रल। अब डाइवर्जेंस ऑफ पी ऑलरेडी है, डेल प्राइम डॉट पी है, तो यहाँ पे हमने लिखा रो बी अपॉन आर दैट इज डेल डी टाउ प्राइम। तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन, अगर आप ध्यान से देखें तो इसका मतलब कोई भी अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हम लेते हैं, ठीक है, रिमेंबर दिस इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ये हमको बहुत बेसिक कंसेप्ट दे रहा है डाइलेक्ट्रिक के, किसी भी डाइलेक्ट्रिक ऑब्जेक्ट के बारे में। तो पोटेंशियल जो है किसी भी अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, अगर वो पोलराइज्ड है, अगर वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पोलराइज्ड है, तो रेदर देन कैलकुलेटिंग द पोटेंशियल ड्यू टू ऑल टाइनी डाइपोल्स, उसमें लार्ज नंबर ऑफ बहुत छोटे छोटे डाइपोल्स हैं, तो हमें अगर टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट करना पड़ेगा तो सभी डाइपोल के कारण पोटेंशियल कैलकुलेट करना पड़ेगा।
ठीक है। rather than calculating the potential of all tiny dipole, just we calculate the potential due to surface bound charge and volume bound charge, then that is giving the total potential of the object. तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी अगर पोलराइज्ड ऑब्जेक्ट है तो उस पोलराइज्ड ऑब्जेक्ट का जो पोटेंशियल होगा वो बिकॉज ऑफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. So rather than calculating the potential due to all tiny dipoles, we have to just calculate, we have to find out how many bound charges are there and how many surface charges are there, surface bound charges are there, and we calculate the potential due to surface bound charge and due to the volume bound charge, and we sum up the potential, that is giving the total potential of a polarized object. Okay. तो मैंने इस लेक्चर में, वीडियो लेक्चर मैंने बहुत कोशिश की आपको समझाने के लिए. अब आगे आने वाले कुछ वीडियो लेक्चर्स में मैं आपको न्यूमेरिकल, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने की कोशिश करूंगा. तो आज इस लेक्चर में इतना ही. आगे का लेक्चर मैं दूसरा वीडियो अपलोड करूंगा. तब तक के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग घर पे रहिए, सेफ रहिए, और क्लासेस जो है आप इसको एज ए क्लासेस ट्रीट करिए. जो लेक्चर नोट आपको भेज रहे हैं, जो वीडियो लेक्चर भेज रहे हैं, आप इसको एज ए क्लास ट्रीट करिए. अगर आप यूनिवर्सिटी खुलती है, वर्किंग डे होता है, तो आप क्या करते हैं, 1 घंटा फिजिक्स पढ़ते हैं, 1 घंटा इलेक्ट्रिसिटी मैकेनिज्म पढ़ते हैं, 1 घंटा ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, 1 घंटा इन्वायरमेंट पढ़ते हैं. तो ऐसे ही आप मान के चलिए कि आप जस्ट उसी टाइमिंग पे आप 9 से 10 इलेक्ट्रिसिटी मैकेनिज्म पढ़िए, बाकी सब्जेक्ट अपना पढ़िए. तो डेली एवरीडे एटलीस्ट यू स्टडी, 1 घंटा क्लास की तरह पढ़िए, फिर उसके बाद आप अपना सेल्फ स्टडी करिए बुक से. तो ये मैंने जो लेक्चर आपको अपलोड किया, ये ग्रिफिथ बुक से अपलोड किया है. तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी. आई होप यू विल अंडरस्टैंड. अगर कोई क्वेरी होगा तो आप हमको व्हाट्सएप में लिख सकते हैं, और मैं आपको क्वेरी आपका निदान करने की कोशिश करूंगा, और मैं नेक्स्ट इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आपको नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर नोट्स में आपको भेजूंगा. थैंक यू वेरी मच. स्टे एट होम, स्टे सेफ. ठीक है, हम लोग साथ मिलकर कोरोना से फाइट करेंगे. थैंक यू वेरी मच.